Hello everyone, Assalamualaikum. It's me Umi Arbab. Welcome back to my YouTube channel. So friends, in this video I'm going to discuss a very famous and very important work from Romantic criticism, and that is Biographia Literaria by Samuel Taylor Coleridge. So this work is based on some of the most important writing on poetic theory. In this work, Coleridge offers a theory of creativity. इस थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्टिंग्विश किया है, जैसा कि फैंसी और इमेजिनेशन। इमेजिनेशन को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। So first let us see the introduction of autobiographical work Biographia Literaria by S.T. Coleridge that was published in 1817। बायोग्राफिया लिटरेरिया का फुल टाइटल बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस है, जिसको 1817 में पब्लिश किया गया। इसकी लोकेशन लंदन है। ये एक बुक की फॉर्म में मौजूद है। इसके क्रिएटर सैमुअल टेलर कॉलेरिज हैं। ये एक पब्लिक डोमेन्स है जिसको ब्रिटिश लाइब्रेरी में हेल्ड किया गया। 23 चैप्टर्स इसमें मौजूद हैं। ये एक नैरेटिव में मीडिएटिव नैरेटिव है, नॉट लीनियर। मीडिएटिव नैरेटिव मीन्स ये एक फोकस्ड नैरेटिव नहीं है। लाइक दैट मीन्स ये कभी कभी जो है वो फ़िलासफ़ी की बात करते हैं, कभी कभी लिटरेरी थ्योरी की बात करते हैं, और लिटरेरी थ्योरी में ही के दरमियान में ही ये रिलीजन की बात करना शुरू कर देते हैं। कभी ये क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो कभी अपने ओपिनियंस को बताना शुरू कर देते हैं। ये एक फोकस्ड नैरेटिव नहीं है। बेसिकली इस वर्क में पोइटिक थीरीज को डिस्टिंग्विश किया है, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को डिस्कस किया है। मतलब एक आर्टिस्ट, एक पोइट अपने वर्क को क्रिएट करते हुए किस तरह सोचते हैं, या फिर एक आर्टिस्टिक वर्क कैसा होना चाहिए, एक पोइम कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस बायोग्राफिया लिटरेरिया में उन्होंने डिस्कस किया है। कॉलेरिज कहते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, जो पोइट होते हैं, जो अपना वर्क को क्रिएट करते हैं, अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, तो दो तरीक़ों से सोचते हैं। एक पोइट वो होते हैं जिनके पास फैंसीफुल माइंड होता है, और एक पोइट वो होते हैं जिनके पास इमेजिनेटिव माइंड होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल की तरह है, क्योंकि इसमें तमाम ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं। इसमें वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसमें 23 चैप्टर्स हैं जिनको 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, और इसमें जो थ्योरी ऑफ पोइट्री, वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया गया है। और कॉलेरिज का मानना है कि जो इमेजिनेशन है उसको एज़म प्लास्टिक करार दिया है। एज़म प्लास्टिक मीन्स टू शेप इनटू वन, मतलब दो चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बनाना। इसका मतलब कि सम काइंड ऑफ एजेंसी इन द रियल वर्ल्ड। एजेंसी मीन चीज़ों को इकट्ठा करना, एक चीज़ बनाना। और एज़म प्लास्टिक दिस वर्क इज़ डाइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। सैमुअल टेलर कॉलेरिज का मानना ये था कि उन्होंने जब वो ऑटोबायोग्राफी, ये बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखने बैठे, तो उनका इरादा ये था कि इसको प्रेफस की तरह लिखा जाए, जैसा कि प्रेफस टू लिरिकल बैलेड विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। उसमें उन्होंने अपनी पोइट्री की थीरीज़ को एक्सप्लेन किया है। इसी तरह बायोग्राफिया लिटरेरिया भी एक प्रेफस की तरह लिखने की कोशिश की गई थी। उन्होंने भी अपनी पोइम के एक कलेक्शन के लिए, जिसका नाम सिम्बरलिन लीव्स था 1817 में, तो वो इसको भी एक प्रेफस की तरह लिखने बैठे थे। लेकिन बाद में जब वो लिखने बैठे तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही इसमें लिख दिया, तो जिसको 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश करवाया गया, जिसमें मेमोयर, फिलॉसफी, रिलीजन और लिटरेरी थ्योरीज की बात की गई है। कॉलेरिज का ये मानना था कि, और उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया बायोग्राफिया लिटरेरिया को, इमेथोडिकल मिशनरी ऑफ लाइफ एंड ओपिनियन, जिसका मतलब कि जो ठीक तरह से परफॉर्म ना हो अपनी लाइफ और ओपिनियंस को, मतलब कि बेतरतीबी मौजूद हो। कभी ये अपने फ़िलासफ़ी की बात करना शुरू कर देते हैं, कभी अपनी बायोग्राफी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक इमेथोडिकल मिशनरी ऑफ लाइफ एंड ओपिनियंस है।
In 1906, the poet Arthur Symons called the work greatest book of criticism in English and one of the most annoying books in any language. नेक्स्ट जो है बायोग्राफिकल लिटरेरिया ओपन्स होता है इसकी एजुकेशंस पे। एसटी कॉलेज जो है वो इस वर्क को शुरू करते हैं अपनी स्कूल लाइफ से, पर्टिकुलरली सेकेंडरी स्कूल से जो उन्होंने जेम्स बॉयर के अंदर की थी ग्रामर स्कूल में। इस स्कूल का नाम जो है वो क्राइस्ट हॉस्पिटल है। क्राइस्ट हॉस्पिटल का नाम बहुत दफ़ा इसमें यूज़ भी किया गया है। ये वो टाइम था जब वो अपनी पोएम फ्रॉस्ट एट 9 का पीस तैयार कर रहे थे। ये टाइम रिफ्लेक्ट करता है कि जब उस टाइम पर कॉलेज अपनी फॉर्मल एजुकेशन ले रहे थे, जिसकी वजह से कॉलेज का ऐसा मानना है कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उन्होंने उस टाइम जो क्रिएटिव स्पिरिट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं दब गई थी। उसी के साथ ही शुरू में कुछ फिलोसफिकल आर्गूमेंट्स देते हैं, कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए, वो एसटी कॉलेज का मानना है कि वो उनकी क्रिएटिविटी को उन्होंने कहीं ना कहीं छुपा दिया और फ्रीडम वो कहते हैं हमेशा स्कूल की विंडोज़ के बाहर वॉल्स पर मिलेगी। और इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान की जो स्पिरिट है वो पैदा ही आज़ाद होती है, फ्री होती है। तो एक बच्चा अगर कहीं घूमना चाहता है तो उसको घूमने देना चाहिए। फिर वो लैंग्वेज पे अपनी क्रिटिकल थ्योरी की बात करते हैं। तो इसमें जो है वो अपने ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स यूज़ करते हैं, अपने स्कूल लाइफ को डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो वो करना चाहते हैं उसको फ्री विल मिलनी चाहिए ह्यूमंस को, क्योंकि वो आज़ाद ही पैदा हुए हैं। नेक्स्ट जो है इस बायोग्राफिकल लिटरेरिया नो डाउट एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है, लेकिन इसमें बहुत सारे डाइग्रेशंस मौजूद हैं। हम देख लेते हैं। बायोग्राफिकल लिटरेरिया इज़ अ वर्क ऑफ ग्रेट वैल्यू बट इट इज़ सफ़र्स फ्रॉम अनयूजुअल फॉल्ट्स ऑफ कॉलेज। लाइक कहते हैं ना कि कॉलेज शराब पीते थे, वो नशे में होते थे। जब वो नशे में होते थे तो वो बहुत सारा लिखना शुरू कर देते थे। जब उनका नशा टूटता था तो वो भूल जाते थे कि वो क्या लिख रहे थे और क्या नहीं। तो इसमें बहुत सारी डाइग्रेशंस मौजूद हैं। कभी वो किसी टॉपिक्स पे बात करना शुरू कर देते हैं तो कभी किसी टॉपिक्स पे बात करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इसमें जो डाइग्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। Like as its name signifies and it pretends to be a record of the poet's literary upbringing. But there is a literal consecutive narrative, there is too much philosophy and too many side issues and digressions. तो इसमें जो digressions हैं वो ये मौजूद हैं। अब 17th सेंचुरी में इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है ना बायोग्राफिकल लिटरेरिया में, वो ये है कि फैंसी और इमेजिनेशन को 17th सेंचुरी में इस टर्म्स को यूज़ किया जाता एक ही वर्ड के लिए, मतलब इसको एक ही समझा जाता था। इमेजिनेशन और फैंसी को सिनोनिमस सेंस में यूज़ किया जाता था। 18th सेंचुरी में इसको जो एसटी कॉलेज है ना उन्होंने कहा कि नहीं, जो इमेजिनेशन और फैंसी हैं ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, दो डिफरेंट मीनिंग्स देती हैं। और उन्होंने इसको फिर एक्सप्लेन भी किया। सो कॉलरिज ने इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन किया और बताया कि किस तरह ये दोनों टर्म्स फैंसी और इमेजिनेशन एक दूसरे से डिफरेंट हैं, मतलब डिफरेंट मीनिंग्स रखती हैं। Next, imagination and suspension of disbelief. In most of the famous passage in biographical literature, Coleridge offers a theory of creativity. He divides imagination into primary and secondary. Primary imagination is common to all humans. It enables us to perceive and make sense of the world. It is creative function and thereby repeats the divine action of creation. जो बायोग्राफिकल लिटरेरिया है उसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन किया और फिर इमेजिनेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। वो कहते हैं कि प्राइमरी इमेजिनेशन तमाम ह्यूमंस में पाई जाती है, कॉमन्स है, जबकि जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो क्रिएटिव होती है, वो पोइट्स में ही पाई जाती है और उन लोगों में पाई जाती है जो क्रिएटिव होते हैं। नेक्स्ट, इमेजिनेशन. Imagination is the ability or faculty of mind to create and the ability to shape and to unify different ideas, images and symbols
टू क्रिएट समथिंग न्यू। इमेजिनेशन ह्यूमन माइंड की वो फैकल्टी है जिसके थ्रू वो डिफरेंट आइडियाज़, इमेजेस, सिंबल्स को क्रिएट करते हैं और उसको एक डिफरेंट और एक नए आइडिया में क्रिएट करते हैं और एक डिफरेंट चीज़ बना देते हैं। The act of power of forming a mental image of something not present to the sense or never before wholly perceived in reality, creative ability। तो वो कहते हैं कि इमेजिनेशंस उन चीज़ों को भी सेंस करते हैं, मतलब जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, इस तरह की क्रिएटिव एबिलिटी लाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट करती हैं जो विजिबल नहीं होती, इनविजिबल होती हैं। इमेजिनेशन में इनविजिबल चीज़ों को भी क्रिएट किया जाता है। इसमें देख लेते हैं, डिज़ोल्व किया जाता है, डिफ्यूज़, डेसिपिटेट इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। चीज़ों को डिज़ोल्व किया जाता है, डिफ्यूज़ किया जाता है, डिसिपिटेट किया जाता है, फिर रिक्रिएट किया जाता है। और इसको भी एजम प्लास्टिक कहा गया है। एसटी कॉलेज मीन के टू शेप और टू यूनिफाई, कुछ चीज़ों को शेप देना और उसको यूनिफाई करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इमेजिनेशन में, डैफोडिल्स की एग्ज़ाम्पल आ जाएगी। एसटी कॉलेज विलियम वर्ड्स ने डैफोडिल्स को लिखा अपने 10 साल बाद। एक दफ़ा उन्होंने उस फूल को देखा, फिर उसने जब 10 साल बाद उस पोइम को लिखा तो फिर उसमें बहुत सारी इमेजिनेशन की, उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी की, बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व की, तब जाके एक पोइम उन्होंने लिखी। तो इमेजिनेशन ये होता है कुछ चीज़ों को इतना इमेजिनेटिव और डीपली वे में देखना और डिस्कस करना। अब इमेजिनेशन की 2 टाइप्स को डिस्कस किया गया है, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन वो कहते हैं कि इनबॉर्न होती है, वो आप में भी पाई जाती है, मुझ में भी पाई जाती है, तमाम इंसान में कॉमन होती है, वो चाहे अमीर हो या गरीब। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। मेरी प्राइमरी इमेजिनेशन ये होगी कि मैंने सुबह उठना है, कॉलेज जाना है, पढ़ना है, फिर वापस आना है, फिर रेस्ट करना है। ये प्राइमरी इमेजिनेशन, मतलब खुद ब खुद ही हम लोग सोचते रहते हैं, अपनी डेली रूटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक जो गरीब होते हैं उसकी इमेजिनेशन ये होती है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, फिर जो है वो अच्छी जॉब हासिल करेगा। तो ये प्राइमरी इमेजिनेशन सिंपल तमाम लोगों में मौजूद होती है। प्राइमरी इमेजिनेशन इज़ रिलेटेड टू सबकॉन्शियसनेस पार्ट ऑफ ब्रेन। अब जो पार्ट ऑफ ब्रेन है वो हमारे 3 होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो ये जो है प्राइमरी इमेजिनेशन हमारे सबकॉन्शियसनेस पार्ट ऑफ ब्रेन से रिलेट करती है। प्राइमरी इमेजिनेशन परसीव सिग्नल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू सेंसेस। अब जो वो इमेजिनेशन जो है वो परसीव करती है सिग्नल्स, एक्सटर्नल वर्ल्ड से सिग्नल्स परसीव करती है, मतलब इंटरनली नहीं वो सोचते, एक्सटर्नल जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं बस उनको ही सेंसेस करती है और उनको ही जो वो देखती है। प्राइमरी इमेजिनेशन इज़ आवर बेसिक मेंटल कैपेसिटी टू सी एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टिमुलाई फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस। और इन चीज़ों को स्टिमुलाई करती है जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें मौजूद होती हैं। प्राइमरी इमेजिनेशन डील्स विद द सेंस ऑफ परसेप्शन, फीलिंग एंड रिकॉग्निशन एटसेट्रा एंड वी परसीव थ्रू 5 सेंसेस। उन चीज़ों के ज़रिए हम चीज़ों को सेंस करते हैं। नेक्स्ट प्राइमरी इमेजिनेशन एसटी कॉलरिज के अकॉर्डिंग वो कहते हैं, आई होल्ड टू बी द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। वही मीन के तमाम ह्यूमंस में ये परसेप्शन मौजूद होती है। एज अ रेपिटेशन इन द इन्फिनिट माइंड ऑफ द एक्सटर्नल एंड ऑफ क्रिएशन इन द इन्फिनिट आई एम। Repetition in the finite mind means such types of imagination repeats in every mind and every moment। तो प्राइमरी इमेजिनेशन क्या हो गया, फिनिट माइंड्स हो गया, मतलब जो चीज़ें तमाम कॉमन पर्सन सोचते हैं वो प्राइमरी इमेजिनेशन में आ जाएंगी। नेक्स्ट सेकेंडरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन पहले ही बताया था कि वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, वो हम में मौजूद नहीं होती, वो क्रिएटिव होती हैं। लाइक वो होती हैं जो शोरा हो गए या जो पोइट्स होते हैं उनमें मौजूद होती हैं। और कुछ चीज़ें मतलब ऐसी होती हैं जो फिल्म्स जो डायरेक्टर रहते हैं उनमें भी होती हैं, वो चीज़ों को इमेजिन करते हैं। अब जो स्पाइडरमैन मूवीज़ हैं वो भी तो किसी ने बनाई है, उन्होंने स्पाइडर देखा, उसको क्रिएट किया, फिर उससे स्पाइडरमैन बना दिया। इस तरह की बहुत सी मूवीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं। तो जिस इमेजिनेशन में कुछ चीज़ें क्रिएट की जाती हैं वो हमारी सेकेंडरी इमेजिनेशन में आती हैं, और ये सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो गॉड गिफ्टेड होती है। इट वर्क्स अपॉन व्हाट इज़ परसीव्ड बाय द प्राइमरी इमेजिनेशन। जो प्राइमरी इमेजिनेशन से हमने परसीव किया होता है वही हमारी सेकेंडरी इमेजिनेशन में आएगी।
Coleridge said that secondary imagination is not different from primary imagination in kind but in degree. अब जो काइंड से प्राइमरी इमेजिनेशन डिफरेंट नहीं है, डिग्री से डिफरेंट है. इट इज़ द रूट ऑफ ऑल पोइटिक एक्टिविटीज. सेकेंडरी इमेजिनेशन इज लिमिटेड टू ऑफ पोइट्स. इट इज़ अ वॉलंटरी एक्शन, requires extra effort, the power of human mind to create virtue and perception and recreation. तो इसमें जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती. ये रूट है. प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन को कुछ डिफरेंस है, वो आप देख लीजिएगा. फैंसी को मैं आपको नेक्स्ट डिस्कस कर देती हूँ. फैंसी का ये आ गया. फैंसी को डिस्कस अब ये करते हैं कि फैंसी जो है वो एक क्रिएटिव नहीं है. इट इज़ अ काइंड ऑफ मेमोरी. अब हमारे मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोरेज हो जाती है. चीज़ों को हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको अपनी मेमोरी में सेव करते हैं. लाइक मैंने देखा, झील देखी, नदियाँ देखी, दरिया देखे, मैं उन चीज़ों को देखती हूँ, बस उनकी पिक्चर्स अपने माइंड में क्लिक कर लेती हूँ और बस भूल जाती हूँ. तो ये है सम काइंड ऑफ मेमोरी इसमें आ जाएगी. It randomly brings together images and even when brought together they continue to retain their separate and individual properties. Next वो कहते हैं they receive no coloring or modification from the mind. मतलब यहाँ पे कोई चीज़ें क्रिएट नहीं की जाती, यहाँ पे कोई कलरिंग और मॉडिफाइड नहीं किया जाता माइंड में. बस जो चीज़ें देखी हैं, ऑब्जर्व की हैं, वही हमारी फैंसी में आ जाएंगी. It is merely a mechanical juxtaposition and not a chemical fusion. According to Coleridge, the function of fancy is not to create or to generate, it is just a form of memory or to storage house. Fancy works like a reminder, it reminds old memories को remind करती है. So fancy क्या है? Take information from primary agent, it can't directly, मतलब ये प्राइमरी इमेजिनेशन से ही ली जाती है, डायरेक्टली परसीव नहीं की जाती एक्सटर्नल वर्ड से. ये डिफरेंट होती है इमेजिनेशन से. And it is a kind, not a degree. Coleridge regards fancy to be the most inferior. ये inferior है. Imagination जो है वो superior है. ये mechanical है और वो chemical है. Fancy is a way of creating new images by combining and recombining existing ones. Main difference जो है जो कॉलेज ने वो बताया है वो हम डिस्कस करते हैं. मेन डिफरेंस इसमें मैकेनिकल मिक्सचर का आ जाएगा और केमिकल मिक्सचर का आ जाएगा. अब जो मैकेनिकल मिक्सचर है वो फैंसी को डिस्कस करेगा और जो केमिकल मिक्सचर है वो उसको हम कहेंगे इमेजिनेशन में. अब जो मैकेनिकल में हम डिस्कस करते हैं उसकी एग्जांपल, मैकेनिकल में हम फैंसी को डिस्कस करते हैं ना, तो उसकी एग्जांपल में आ जाएगी चेयर. अब चेयर को बनाते हुए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कील का इस्तेमाल करते हैं, कोई कपड़े का इस्तेमाल करते हैं. तो ये हमारा आ जाएगा फैंसी में. फैंसी क्या है? मैकेनिकल है. तो जब इसको तोड़ते हैं इसको तो इसकी सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, लकड़ी भी अलग हो जाती है, कील भी अलग हो जाती है. ये हमारी आ जाएगी फैंसी में. और जो केमिकल होगी ना वो हमारी इमेजिनेशन में आएगी. मतलब हमने कोई एक शरबत बनाया, उसमें नींबू डाला, उसमें चीनी डाली, उसमें पानी होगा, वो सब कुछ मिक्स हो जाएगा. अब हम उसको अलहदा भी करें तो अलहदा नहीं कर सकते. तो ये हमारी इमेजिनेशन में आ जाएगा क्योंकि हम उसको डिफ़र नहीं कर सकते. इसमें एग्जांपल वो देते हैं कि मिल्टन हैड अ हाईली इमेजिनेटिव, जबकि कॉवली जो है वो फैंसीफुल माइंड का जो पोएम है वो है, पोइट है, पोइट्री उसको डिस्कस की गई है. इमेजिनेटिव और फैंसी का ये डिफरेंस है. इमेजिनेटिव मैंने बताया था कि हाईली सुपीरियर है और फैंसी इन्फीरियर है. इसमें जो है चीज़ों को शेप जो है वो चेंज हो जाती है लेकिन जो आइडिया है वो सेम ही रहता है फैंसी में. कॉलेज व्यू ऑफ पोइट्री. अब कॉलेज ने पोइट्री का भी व्यू दिया. वो कहते हैं जो पोइट्री है वो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था ना, तो वर्ड्सवर्थ पोइट्री कहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियल नहीं है, जबकि ये कहते हैं कि जो पोइट्री है वो आर्टिफिशियल है. उसमें चीज़ों को क्रिएट किया जाता है, इमेजिनेशन की जाती है उस पर बहुत ज़्यादा, और फिर मीटर और जो राइम है वो बाद की बातें हैं. सबसे पहले वो कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल नहीं है. ये मतलब जो कॉलेज है वो कहते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल है, इसमें चीज़ें क्रिएट की जाती हैं. तो फिर वो पोइट्री की बात के बाद उसके बाद पोइट की बात करते हैं. वो कहते हैं कि जो पोइट है वो इनबॉर्न होते हैं, वो तैयार नहीं किए जाते.
और फिर वो क्रिटिसाइज़ करते हुए ये भी कहते हैं कि मैं पोइट्री के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, कुछ करप्ट पोइट्स के ख़िलाफ़ हूँ जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और बहुत ज़्यादा बातें करते हैं लेकिन उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ और कॉलेज का व्यू है वो आप देख लीजिएगा। वर्ड्सवर्थ जो है वो कहते हैं जो पोइट्री है वो रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, जबकि कॉलेज कहते हैं कि ओनली द ग्राउंड ऑफ डिफरिंग फ्रॉम द लैंग्वेज टू रियल लाइफ। इसमें वो कहते हैं शुड बी द इंसिडेंट ऑफ कॉमन लाइफ, मतलब वो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कॉमन लाइफ जो है उसके इंसिडेंट्स को डिस्कस किया जाता है। अब जो ये हैं कॉलेज वो कहते हैं नॉर इट कैन बी डिस्कॉर्डेड फॉर डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। मेन डिफरेंस वही है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर दिया है। वो कहते हैं कि जो कॉलेज कहते हैं ये एक सुपर नेचुरल, एक आर्टिफिशियल है, और वर्ड्सवर्थ कहते हैं ये एक आर्टिफिशियल नहीं है। So conclusion of this whole topic is that according to college, imagination is the faculty associated with creativity and the power to shape and unify, while fancy dependent on an inferior imagination is merely associative. इमेजिनेशन सुपीरियर है जबकि फैंसी इन्फीरियर है। इमेजिनेशन में हमें एफर्ट करनी पड़ती है जबकि फैंसी में एफर्ट नहीं करनी पड़ती। So this is all about today's video. I hope you like it, and if you like it, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz, take care.